नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। हम देखिए बीपीएससी के लिए फुल मॉक टेस्ट को रिवाइज कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आराम से डिस्कस कर रहे हैं, चारों ऑप्शंस को देखते हैं और साथ ही अगर किसी क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करनी रहती है तो वो भी देखते हैं। टेस्ट नंबर 8, 9, 10 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये टेस्ट नंबर 11 है। इसके बाद देखिए टेस्ट नंबर 12 भी अपलोड हो जाएगा। इसी तरह रिवाइज करते रहिए, जल्दी एग्जाम होने वाला है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा देखिए हमारे द्वारा काफी सारे पेड ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करते हैं या आपके किसी भी एग्जाम के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन का काम करते हैं। आप इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर देखिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर हमारे द्वारा पिक्चर्स, पीडीएफ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो शेयर किया जाता है। वहां से आप देखिए काफी सारा रिविजन कर सकते हैं और आपको काफी मदद जो है यहाँ से मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए कुछ नदियों के बारे में है। उनका जो प्रेजेंट नेम है वो दिया गया है और उनका जो वैदिक नाम है वो दिया गया है। आपको देखिए सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो झेलम नदी, वतिस्ता एक्चुअली इसको वैदिक काल में बोला जाता था। ब्यास नदी को विपासा बोला जाता था। रावी नदी जो है इसको पुरुषनी ही बोलते थे और चेनाब नदी को अस्किनी बोलते थे। तो क्योंकि सही क्वेश्चन आपसे पूछा है, सही ऑप्शन बताना है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम स्तुतियों का संकलन प्रस्तुत किया गया है। तो ये देखिए ऋग्वेद का 9वां मंडल है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा है शौनक और पेपलाद ये किस वेद की दो शाखाएं हैं। देखिए जितने भी वेद थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके क्या है फिर अलग अलग शाखाएं थी। ठीक है, उनके अलग अलग ब्राह्मण थे। तो उनमें से कुछ के नाम जो है आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं, जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, उनका कम से कम आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर शौनक और पेपलाद की बात करें तो ये अथर्ववेद की जो है शाखाएं हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि किस उपनिषद में संसार, संसार का मतलब होता है आत्मा का पुनर्जन्म होगा, इस बात का उल्लेख किया गया है। तो देखिए जो बृहदनारायण उपनिषद है उसमें ऐसा कहा गया है कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है। इसके बाद पूछा गया है कि किस ब्राह्मण में भीषण बाढ़ का उल्लेख किया गया। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे वेद होते थे उनके अलग अलग पार्ट्स होते थे जिनमें से कुछ को ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ब्राह्मण है जिसमें भीषण बाढ़ का जो है उल्लेख किया गया है। तो देखिए ये किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो यहां से जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि कौन सा एरिया है कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है वहां से सोना आयात नहीं किया जाता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो मेनली सोना आयात किया जाता था वो किया जाता था भारत की अगर बात करें तो कोलार से, जो कि दक्षिण भारत में है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो आपका आंसर आ जाएगा उसमें अफगानिस्तान नहीं होना चाहिए क्योंकि पूछा है कहां से आयात नहीं होता था। ईरान नहीं होना चाहिए, कोलार नहीं होना चाहिए, तो खेतड़ी हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, फिर पूछा गया सेल खड़ी का आयात कहां से किया जाता था। तो देखिए ईरान में जो तापी छैया था वहां से सेल खड़ी को इंपोर्ट किया जाता था। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक विपदाओं को माना है। देखिए इस बात पर जो इतिहासकार हैं उनमें सहमति नहीं बन पाई है कि जो हड़प्पा सभ्यता है आखिरकार उसका पतन किस वजह से हुआ। हो सकता है बहुत सारे कारण रहे हो सकता है कोई एक मानक या मेन कारण जो है रहा हो। तो यहाँ पर इतिहासकारों ने अलग अलग विकल्प जो है दिए हैं। यहाँ पर प्राकृतिक विपदा को किसने कारण माना है, वो इतिहासकार कौन थे, इनका नाम आपको बताना है। तो देखिए वो थे KR केनेडी, सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा है कि जो कौन सा प्रसिद्ध स्थल है जो दो नदियों के संगम पर है, कौन कौन सी वो नदियां, भोगवा और साबरमती। तो देखिए हमें वैसे भी पता होता है भोगवा के किनारे कौन है, लोथल है। तो आप एक गैस लगा सकते हैं, भोगवा और साबरमती जो नदियां हैं उनके संगम पर भी कौन होगा, लोथल होगा। तो यहाँ से बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि ये किस वाक्य से जो है रिलेटेड नहीं है। ठीक है, दरअसल एक अकेला ऐसा महाजनपद था जो कि विंध्य श्रेणी के दक्षिण में और दक्षिणापथ में स्थित था। तो देखिए स्टेटमेंट के बारे में आप गलत क्या बताएंगे, स्टेटमेंट के बारे में तो सही बताना होगा कि ये स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है। तो दरअसल यहाँ पर आना चाहिए सही विकल्प। ठीक है, कि इस स्टेटमेंट के बारे में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए अकेला ऐसा महाजनपद जो कि विंध्य श्रेणी के दक्षिण में और दक्षिणापथ के बीच स्थित था, उसको बोलते हैं अस्सक। अस्सक को देखिए अश्वाक भी बोला जाता था। तो यहाँ से जो है हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। जैन धर्म में कुछ प्रचलित शब्द थे, उनका क्या अर्थ होता था, ये आपके सामने दिया गया। मोहनिया, इसका मतलब देखिए भ्रम उत्पन्न करने वाला क्रम होता था, सही बात है। निर्जरा, निर्जरा का मतलब होता था खाली हो जाना, खत्म हो जाना। देखिए जैन धर्म मानता था हमारे अंदर बहुत सारे देखिए जो हमारे कर्म है, जो हमारी पाप है, इच्छाएं हैं, वो भरी रहती हैं। लेकिन अगर हम जो है एक सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे वो जो कर्म है वो हमसे जो है खत्म होते जाएंगे, इच्छाएं खत्म होती जाएंगी। और उन इच्छाओं कर्मों की वजह से देखिए हमें इस जो निर्वाण का एक मार्ग है उससे हटना नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें उस मार्ग को, शांति को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर के जो कर्म और इच्छाएं हैं उनको हमें कंप्लीटली खाली कर देना पड़ेगा, खत्म कर देना पड़ेगा। उसी को देखिए निर्जरा जो है जैन धर्म में बोला जाता है। यहाँ पे इसका अर्थ घिस जाना दिया है, हालांकि ये एकदम सही नहीं है। वियरिंग आउट जो इंग्लिश का वर्ड है ये सही है, इसको खाली हो जाना आप कह सकते हैं। ठीक है, गुण स्थान, तो गुण स्थान देखिए क्या होती थी, स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की अवस्था होती थी, सही बात है। उसके बाद देखिए अवधिजन, अवधिजन उत्तम मानव बोध, सुपर ह्यूमन कॉग्निशन। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सभी ठीक है तो हमारा जो ई है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसके बारे में सही विकल्प का चयन करना है। जो अस्सिरगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख है वो कहता है कि ये मोखरी साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को ग्रहण किया था। तो वो कौन थे, तो देखिए इस ताम्रपत्र अभिलेख की बात की जाए तो जो मोखरी वंश थे इसका वास्तविक संस्थापक इसमें ईशान वर्मन को माना गया है और इन्होंने महाराजा धीराज की अवधि भी ग्रहण की थी। तो ईशान वर्मन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। पूछा गया है कौन सा शासक विष्णु भगवान का उपासक था और उन्होंने आदि वराह की उपाधि जो है धारण की थी। तो देखिए जो भोज प्रथम थे जिनको मिहिर भोज भी कहा जाता था वही इसका आंसर होंगे, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा अंतिम महत्वपूर्ण चोल राजा था जिसने शुंग मत वृता की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए जो 11वीं शताब्दी के टाइम पे ये जो आपके राजा है कुलोत्तुंग प्रथम, ये चोलों के राजा थे और इनको अंतिम महत्वपूर्ण राजा जो है माना जाता है। ठीक है, 11वीं शताब्दी के आसपास। और दरअसल जो मदर पक्ष था इनका, यानी कि जो अपनी मदर की साइड से थे वो चोल राजवंश से बिलोंग करते थे, लेकिन अपने फादर की साइड से चालुक्य, पूर्वी चालुक्य राजवंश से बिलोंग करते थे। इनकी जो माता थी जिनका नाम अम्मा नगई देवी था वो दरअसल एक चोल राजकुमारी थी और जो फेमस चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम उनकी ये बेटी थी। ठीक है, इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी थे और नॉर्थ इंडिया में कन्नौज से इनके अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। और ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ये किनके बारे में दी है, कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में। ठीक है, इनके बेटे ने भी इन्हीं से इंस्पायर होकर ये शुंग मत वृता की जो उपाधि है धारण की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही विकल्प का चयन करना है। चोल काल के कुछ प्रमुख शब्द हैं उनका अर्थ आपको दिया गया है। ठीक है, उलुगुड़ी दिहाड़ी किसान, ये बिल्कुल सही बात है। पेरुदन देखिए सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता था। सिरुतरन देखिए कनिष्ठ अधिकारी को कहा जाता था और निताल का मतलब होता था अनिवार्य श्रम, कंपलसरी लेबर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, सही पूछा गया है तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस शासक ने भील सरदार को हराया था और कर्णावती की स्थापना की थी। उस कर्णावती को आज जो है अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है।
तो देखिए ये जो प्रश्न है आपका 14वां, इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से कोई भी गिवन जो है आंसर नहीं है। दरअसल जो गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजपूत से रिलेटेड थे करण, उन्होंने एक भील सरदार को हराया था और कर्णावती की स्थापना की थी, और जिसको जो है अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा, सही आंसर इसका करण है। फिर देखिए पूछा गया है कौन से शासक ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण की थी। ठीक है, तो देखिए जो गंगदेव देव है, जो कि कलचुरी राजवंश जो मध्य प्रदेश के रीजन में अवस्थित था उससे बिलोंग करते थे, उन्होंने इस उपाधि को जो धारण किया है, इसका मतलब होता है त्रिकलिंग के भगवान। दरअसल ईस्ट पर जो सफलतापूर्वक इन्होंने अभियान किया था, कलिंग को जो इन्होंने अच्छा खासा मतलब हराया था, उसके बाद इन्होंने ये त्रिकलिंग वाली जो उपाधि है ये ली थी, नाम से भी पता चल जाता है। इनका पुत्र था कर्ण और उसने भी अपने पिता से इस उपाधि को जो है ग्रहित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी जानकारी किसके बारे में बात की, गंगेदेव के बारे में, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाई हिंद का द्वितीय युद्ध ये कब लड़ा गया था और कहाँ लड़ा गया था। देखिए वाई हिंद का जो द्वितीय युद्ध है ये 1008 ईस्वी में जो महमूद गजनी है और जो आनंद पाल है, आनंद पाल कौन, जो जयपाल का पुत्र था, इनके बीच में पेशावर में लड़ा गया था। तो यहाँ से हमें दो जानकारियां पता चली, 1008 और पेशावर, वाई इनके युद्ध के बारे में। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है गलत विकल्प का आपको चयन करना है, मोहम्मद गोरी से संबंधित कुछ तथ्य आपको दिए गए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध ये तो 1191 में हुआ, सही बात है। गुजरात की विजय ये देखिए 1178 में हुई है ना, 78 में, ये भी ठीक है। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ, ये भी ठीक है। खोखरो का युद्ध 1205 में हुआ, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑल जो है ठीक है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। सल्तनत काल जो होती थी उससे संबंधित कुछ प्रमुख शब्द जो हैं आपको दिए गए हैं। जवाबतीत, जवाबतीत कौन होते थे, तो देखिए जवाबतीत दरअसल राज्य कानून, स्टेट लॉज होते थे। जहादारी ये सुल्तानों के द्वारा बनाए गए कानून होते थे, लॉज मेड बाय सुल्तान्स। वकील दर ये शाही परिवार का प्रबंधक होता था, जो रॉयल हाउस होल्ड को मैनेज करता था वो होता था। अमीर ए बहर ये देखिए नौकाओं का नियंत्रक होता था, ये सही है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजवंश दिए गए हैं, संस्थापक दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन जो है करना है। कर्ण वंश की संस्थापक कौन थे, वासुदेव, सही बात है। वर्धन वंश, तो देखिए वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। पल्लव वंश की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु, और राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दांती दुर्ग। तो यहाँ पर केवल एक ही विकल्प सही है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ मंदिर दिए गए हैं, वो किस वंश से, किस राजवंश से रिलेटेड थे, ये आपको दिया गया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, रामप्पा मंदिर ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। रामप्पा मंदिर देखिए काकतीय वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ठीक है, तो ये देखिए गलत हो जाएगा। उसके बाद दिलवाड़ा मंदिर तो सोलंकी राजवंश से रिलेटेड है, सही बात है। रामप्पा मैंने आपको बताया काकतीय से है। हजारा राम मंदिर ये विजयनगर वंश से संबंधित है। विरूपाक्ष का मंदिर आप सभी जानते हैं चालुक्य राजवंश हो जाएगा, सही पूछा गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी और किसने आत्माराम पांडुरंग को प्रार्थना समाज की स्थापना में देखिए मदद की थी। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में, और केशव चंद्र के सहयोग से जो एमजी रनाडे थे, आत्माराम पांडुगर थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, ये सभी के सभी इसकी स्थापना से संबंधित थे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि मेन रोल जो था वो उसमें केशव चंद्र सेन के सहयोग का रहा था। 22वां क्वेश्चन, रहनुमाई मस्जिद आयसन सभा इसकी स्थापना कब की गई थी और कौन इसकी स्थापना से संबंधित नहीं है। 1851 में दादा भाई नेरोजी, जेबी वाचा, एसएस बंगाली और नरोजी फुरदोंजी इनके द्वारा रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना जो है की गई थी। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ संस्थाएं दी गई हैं, किससे संबंधित थी ये आपसे पूछा गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सही बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग
आगा खां और सलीमुल्ला, ये भी ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रनाडे, यहाँ पर सभी ठीक है, ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? केशव चंद्र सेन देखिए ब्रह्म समाज से स्टार्टिंग में बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये ज्यादा रेडिकल विचारों को लेकर आने लगे, तो ब्रह्म समाज में जो बाकी के मेंबर्स थे उनकी इनके साथ बनती नहीं थी फिर, तो इस वजह से आगे चलकर क्या हुआ, ब्रह्म समाज की फूट पड़ गई और इन्होंने देखिए अपनी एक अलग एसोसिएशन बना ली। हालांकि कथनी और करनी में इनकी अंतर था, ये खुद जो है बहुत ज्यादा रेडिकल विचारधाराओं को सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया था और उन्हीं रिवाजों के तहत किया था जिनका ये विरोध किया करते थे। ठीक है, देखिए 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और केशव चंद्र सेन के अधिक क्रांतिकारी विदेश विचारों की वजह से हुआ था। ये देखिए विदेश भी गए थे और वहां की जो एक लाइफ स्टाइल थी उससे ये बड़ा इम्प्रेस होकर आए थे और उसी तरह की विचारों को जो है ये भारत में भी लागू करना चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने कलकत्ता में 1870 में की थी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है, कुछ संस्थाएं हैं और सामने जो है कहां पर वो थी ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आर्य समाज बंबई, ये तो आसान है, ठीक है। सेवा सदन, ये भी बंबई में है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये भी बंबई में थी, लेकिन जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी तो ये देखिए पुणे में थी, है ना। गलत विकल्प पूछा है तो आपसे जो है डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्जन वाइली को कब मारा गया था और किस क्रांतिकारी ने कर्जन वाइली को मारा था? देखिए मदनलाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली को जो है मार दिया था, तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, 1909 मदनलाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किसको अजात शत्रु की उपाधि दी थी? ये दो बातें आपसे इस प्रश्न में पूछी गई हैं। तो देखिए जो हमारे महात्मा गांधी थे उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको दो उपाधियां दी थी, देश रत्न और दूसरी अजात शत्रु। तो अगर कभी दोनों में से किसी के बारे में प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये उपाधियां दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा अधिवेशन? जब अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो देखिए 44वां ये अधिवेशन हुआ था, 1928 में हुआ था, कलकत्ता में। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसके तहत देखिए अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का जो है गठन किया गया था। तो इन सारी जानकारियों के आधार पर बी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 1928 में किया गया था ये। 29वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासनकाल में हर्सेल समिति की स्थापना की गई थी और इस समिति की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए हर्सेल समिति तो 1983 में लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पर की गई थी, तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन कुछ और कमीशंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनकी हम देखिए बात कर लेते हैं। कंपबेल कमीशन, ठीक है, ये 1866 में आया था। जॉन लॉरेंस के टाइम पे सूखे और अकाल को लेकर ये आया था। ठीक है, स्ट्रेची कमीशन, ये भी सूखे और अकाल को लेकर आया था। मैकडोनाल्ड कमीशन, ये भी सूखे और अकाल को लेकर आया था। फ्रेजर कमीशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ आयोग दिए गए हैं, किस जो है वॉयसराय या गवर्नर जनरल के टाइम पे थे, आपको ये बताना है। विटले आयोग, ये देखिए लेबर से रिलेटेड था, लॉर्ड इरविन के टाइम पर आया था। लिंडसे आयोग, ये देखिए जो क्रिश्चियंस में हाई एजुकेशन होती थी उससे संबंधित था, ये भी लॉर्ड इरविन के टाइम पर आया था। भारतीय वैधानिक आयोग, जिसको देखिए साइमन आयोग भी कहते हैं, ये भी लॉर्ड इरविन के टाइम पर आया था। सप्रू समिति, तो ये देखिए लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर आया था और ये बेरोजगारी से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं, ठीक है, उनसे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक, आसान है। इंडियन मिरर समाचार पत्र देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी ठीक है। सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी ठीक है। इसके बाद देखिए संवाद कौमुदी समाचार पत्र, तो देखिए राजा राम मोहन राय इससे संबंधित थे, तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सही विकल्प का चयन करें, ये आपसे पूछा गया है।
सत्याग्रह है, ये देखिए कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, तो 18 गलत हो जाएगा। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुई थी, ये देखिए 1918 में हुई थी, ये भी गलत हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है। और रॉलेट सत्याग्रह भी देखिए 1918 में हुआ था। तो क्योंकि सही विकल्प हमें बताना है, तो जो सी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह है, इनका हमारे जो आधुनिक भारत का इतिहास में उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि जैसे अहमदाबाद मिल हड़ताल में जो गांधी जी थे, उन्होंने पहली बार क्या किया था, भूख हड़ताल जो अपना एक आप कह सकते हैं हथियार था अंग्रेजों के खिलाफ, उसको आजमाया था। वहीं चंपारण सत्याग्रह में उन्हें सविनय अवज्ञा का जो है पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, और खेड़ा सत्याग्रह में असहयोग आंदोलन को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। और रॉलेट सत्याग्रह तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो आपको रॉलेट कानून के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, उस कानून को लेकर क्या समस्याएं थी, ठीक है, और कैसे भारतीय जो है एकजुट हो गए थे, गांधी जी ने जो है एक लीडरशिप दी थी, और यहाँ से देखिए एक नया फेज जो है इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट का था, ये स्टार्ट हुआ था। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था, उसके समय कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो देखिए जो बस्सन की संधि हुई थी, और ये हुई थी 1802 में, इस पर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद साइन हुए थे। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको जो है चयन करना है। कुछ संधियां दी गई हैं, उनके सामने उनके ईयर दिए गए हैं। सूरत की संधि 1775 में हुई, सही बात है। उसके बाद तालेगांव का युद्ध, ये देखिए 1776 में हुआ, ये भी ठीक है। पुरंदर की संधि 1776 में हुई, ठीक है। और सालबाई की संधि 1782 में हुई, ये भी ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सभी ठीक है, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नेटिव इन्फेंट्रीज आपको दी हुई हैं। पूछा गया है कि सबसे पहले विद्रोह देखिए इसमें कौन सी नेटिव इन्फेंट्री में हुआ था। तो देखिए जो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह है, ये हुआ था 1849 को, है ना। जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री है, ये 1844 में। उसके बाद जो 37वीं है, ये आपकी हुआ था 1852 में। और अगर 66वीं की बात मैं करूँ, तो ये 1850 में हुआ था। अब यहाँ पर बड़े आराम से हम देख सकते हैं कि जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह हुआ था 1844 में, ये सबसे पहला था, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ दर्रे दिए गए हैं, इनके बारे में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। चांगला दर्रा, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, सही बात है। उसके बाद इमिसला दर्रा, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी ठीक है। देखिए दोनों ही दर्रे लद्दाख और तिब्बत को जोड़ते हैं, चांगला और इमिसला। फिर बारालाचाला दर्रा, ये मनाली और लेह को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लद्दाख को जो लासा से जोड़ने वाला दर्रा है, ये थांगला नहीं है, ये देखिए लानकला दर्रा है। तो यही गलत है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लद्दाख को लासा से कौन जोड़ता है, तो ये देखिए लानकला दर्रा जोड़ता है। फिर इसमें देखिए पूछा गया है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो किस देश में अपने कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत साझा करती है, यानी कि परसेंटेज जो इसका है वो टोटल एरिया में लीस्ट कहाँ पर है, ये आपको बताना है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में करीब 58% का अपना क्षेत्र साझा करती है। चीन में 19.7% है, नेपाल में लगभग 9, बांग्लादेश में 6.5 के आसपास है, और भूटान में लगभग 2.4 है। तो यहाँ से देखिए भूटान जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कुछ आपको पैरेलल दी गई हैं, लाइंस दी गई हैं। इन पैरेलल लाइन जो है कौन दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बनाते हैं, ये दिया गया है। आपको सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, किस किस के बीच में एक आप बोल सकते हैं बॉर्डर बनाती है, तो ये पोलैंड और जर्मनी, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में, आसान है। 38वीं समानांतर रेखा 38 पैरेलल लाइन, ये देखिए दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में ही करती है बॉर्डर को अलग अलग, ये ठीक है। 31वीं समानांतर रेखा, तो ये देखिए इराक और ईरान के बॉर्डर को अलग करती है। यहाँ से सी जो है आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कुछ आपको ज्योग्राफिकल जो है वो दिए गए हैं, और आपको उनकी लोकेशन जो है पूछी गई है। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखिए गिरनार पर्वत श्रृंखला आसान है, गुजरात में ही है, ठीक है। जो पूर्वी हिमालय है पश्चिम बंगाल में है, ये भी ठीक है। सिक्किम में भी इसका हिस्सा आता है। दक्कन के पठार की बात करें तो तेलंगाना, ये भी ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तो मध्य प्रदेश, ये भी ठीक है। तो यहाँ से देखिए ई आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ऐसा है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऐसा है जो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला, पूर्वांचल माउंट रेंज के अंतर्गत नहीं आता। मैंने आपको अभी बताया जो सिक्किम है वो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आता है, तो 20 का जो है आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 3 है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये तीनों ही पूर्वांचल के जो पर्वत है उनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए राज्य दिए गए हैं, उनके सर्वोच्च शिखर दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो आप देखेंगे माउंट टेम्पू, तो ये मणिपुर में है, सही बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए माउंट टेम्पू मणिपुर में है, सही बात है। फांगपुई ये देखिए मिजोरम में है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डोरा बेटा तमिलनाडु में है, ठीक है। उसके बाद देवोमाली ये उड़ीसा में है, ये भी ठीक है। तो जो फांगपुई जो कि त्रिपुरा में ना होकर कहाँ पर है, मिजोरम में है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमनद का नाम यानी ग्लेशियर्स दिए गए हैं, उनकी लोकेशंस दी हुई है। तो सोनापानी ग्लेशियर, ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में ये है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे सही विकल्प बताना है, तो सोनापानी कहाँ पर है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। हिस्पार कहाँ पर है, तो ये काराकोरम श्रृंखला में है। गंगोत्री कहाँ पे है, हमें पता है कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय में है। मिलाम जो है देखिए पिथौरागढ़ की त्रिशूल चोटी पर है, तो सही विकल्प पूछा है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार देखिए कुछ जो है जल विद्युत संयंत्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स दिए गए हैं और आपको जो है राज्य दिए गए हैं। गलत विकल्प का आपको चेंज जो है करना है, ठीक है। बाणसागर जल विद्युत संयंत्र ये देखिए मध्य प्रदेश में है, ठीक बात है। उसके बाद नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र ये भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सलाल जल विद्युत संयंत्र ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जो तिस्ता जल विद्युत संयंत्र है तो ये देखिए सिक्किम में है, ना कि उड़ीसा में, और ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां देखिए वर्षा कैसी होती है। तो देखिए वर्षा जहां पर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती हो वहां पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं जब अपनी परिपक्व अवस्था में होते हैं तो बेहद क्या होते हैं, सघन होते हैं, इतने ज्यादा सघन होते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो इन तक नहीं पहुंच पाता है। और क्योंकि जो नीचे वाले पेड़ हैं उन तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो सनलाइट के लिए कंपटीशन यहाँ पर चलता रहता है और पेड़ काफी ऊंचे ऊंचे देखिए हो जाते हैं, ठीक है, काफी लेंथ देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है उसमें काफी जो है आप कह सकते हैं अपघटीय प्रक्रियाएं होती रहती है क्योंकि तापमान भी यहाँ पर काफी ज्यादा होता है। जो हमारी भूमध्य सागर रेखा है, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके दोनों ओर जो है ये हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। कैनोपी का ये निर्माण करते हैं, स्ट्राटा होता है इनमें। जैसे पहले एक आप देखेंगे जो मैदान है उसी पे घास फूस होती है, उसके बाद कुछ झाड़ियां होती है, फिर कुछ देखिए प्लांट्स होते हैं, उसके बाद प्रॉपर जो है ट्री मिलते हैं। इस तरह की संरचना जो है होती है। स्ट्राटा होता है यानी कि आप कह सकते हैं लेयरिंग होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्नों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजधानी दी हुई है और उनकी जो है करेंसी दी गई है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। गितेंगा ये देखिए बुरुंडी की करेंसी है। सेंटियागो ये चिली की करेंसी है। अदिस अबाबा इथोपिया से रिलेटेड है और किंगस्टन जैमेका से रिलेटेड है। सही विकल्प है बी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कौन सा देश विश्व के जो टॉप 4 एल्युमिनिया उत्पादक देश है, एल्युमिनिया प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उनमें नहीं आता। तो पहले हम ये जान लेते हैं आखिर टॉप 4 एनिमल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का नाम इसमें आता है। तो हम देख रहे हैं चारों ही नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हमारा आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि भारत विश्व में जस्ते का कौन से नंबर का उत्पादक देश है। तो देखिए 4th नंबर पे आते हैं हम। फिर पूछा गया यूरेनियम का कौन से नंबर पे भारत उत्पादक देश है। तो यूरेनियम के मामले में हम 11वें नंबर पे आते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर नहीं आता। तो बात करें लहसुन की, प्याज, चावल और कपास, इन सब के प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये जहां पर जो दिए गए हैं ये चारों ही सही हैं, ये चारों के ही मामले में हम 2nd नंबर पर आते हैं, तो ई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है गलत विकल्प का आप चयन कीजिए। देखिए सबसे बड़ा शहतूत
रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है, सही बात है। फिर सबसे बड़ा ईरी रेशम उत्पादक राज्य हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये असम है। टसर रेशम उत्पादक राज्य, तो ये देखिए झारखंड है, ना कि छत्तीसगढ़। सबसे बड़ा मूंगा रेशम उत्पादक राज्य, ये भी असम है। तो अगर देखिए ईरी रेशम की बात आए, मूंगा की बात आए, तो असम को हमेशा टिक कीजिएगा, ठीक है। टसर आए तो छत्तीसगढ़ को टिक कीजिएगा, और शहतूत की अगर बात आती है तो कर्नाटक को टिक कीजिएगा। यहाँ से जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से दो त्योहार ऐसे हैं जो जनवरी के महीने में मनाए जाते हैं? आपको दिया गया है कौन कौन सा त्योहार, पोंगल दिया गया है, भोगली दिया गया है, ओणम दिया गया है, गुड़ी पड़वा दिया गया है। तो इसमें से देखिए पोंगल और भोगोली बिहू दोनों ही जनवरी में होते हैं, और ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, जिसे इंग्लिश में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट भी बोलते हैं, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? देखिए पहले इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। दरअसल जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव हमारे देश पर या विश्व पर पड़ रहा है, इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट देखिए नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, जिसको NCCAP भी बोलते हैं, इसको लेकर आई थी। इसमें देखिए टोटल 8 प्लान है। उन 8 में से जो एक प्लान है वो आपका है ये राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन। इस मिशन का क्या मकसद है? देखिए ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो एनर्जी एफिशिएंसी वाली हो, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट करना, ठीक है। अब आप देखिए जो मैंने आपको इसके फीचर्स बताए हैं, इससे ही आइडिया लग रहा होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ये सब काम करती है बिल्डिंग्स को एफिशिएंट करने का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। यही इसका आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं दिया गया है, तो जो आपका ई ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा पुदुचेरी को भारतीय संघ में देखिए शामिल किया गया था? ये 14वां संशोधन अधिनियम था, 1962 में आया था, ठीक है। पुदुचेरी को भारतीय संघ में जो है शामिल कर लिया गया था, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके बारे में सही विकल्प का चयन करना है। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, चाहे वह मौलिक अधिकारी क्यों ना हो। तो देखिए हुआ क्या था, सबसे पहले एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। इसकी ना थोड़ी सी कहानी समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। कहानी की शुरुआत होती है देखिए 1951 से। 1951 में कोर्ट में केस गया जिसको कहा जाता है शंकरी प्रसाद केस। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग में जो है अमेंडमेंट कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद देखिए कहानी आगे बढ़ती है और पहुंचती है 1967 में। यहाँ पे गोलकनाथ का केस होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने पहले के जजमेंट को देखिए बदल देता है और बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। आर्टिकल 368 के तहत आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स में चेंज करें। अब देखिए गवर्नमेंट के साथ तो गड़बड़ हो गई, उसको लगा हमारी पावर्स कम हो गई है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1971 में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, और इसमें कह दिया कि सरकार चाहे तो कुछ भी, मतलब पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी संशोधित कर सकती है, चाहे वो मौलिक अधिकारी क्यों ना हो। और ये स्टेटमेंट देखिए उसी से संबंधित है। लेकिन कोर्ट भी कहाँ मानने वाला था। उसके बाद अगेन 1973 आया और एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हमारी जो है आप कह सकते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री या जुडिशियल हिस्ट्री में आया। केशवानंद भारती केस इसको बोला जाता है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। उन्होंने कहा ठीक बात है, आप जो है फंडामेंटल राइट सहित किसी भी चीज में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, ये जुडिशरी की एक इनोवेशन है, और बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया। समय समय पर उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, जैसे सेकुलर होना स्टेट का, रिपब्लिक होना, ठीक है, आप कह सकते हैं कि टाइम पर चुनाव होना, है ना, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। ये सब जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी होना, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और 1973 केशवानंद भारती केस से आया। अब वापस चलते क्वेश्चन के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि जो ये वाली स्टेटमेंट थी किससे रिलेटेड है, ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से रिलेटेड है, जो कहानी के इस भाग में आता है। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पूछा गया है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के संविधान से जो है ली है। बाकी जो दी गई है संसदीय शासन, जिसको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी बोलते हैं, विधि का शासन रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, और विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बोलते हैं, ये सारी हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1972 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसकी में कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं की गई थी। देखिए, कौन कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी वो जान लेते हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। इसमें ऑप्शन में जो संथाली दी गई है ये नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में, यानी कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में गुवाहाटी हाईकोर्ट के कौन नहीं आता है। देखिए, गुवाहाटी का जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ कहाँ पर है, असम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है और अरुणाचल प्रदेश में है। तो प्रश्न में देखिए, जो मणिपुर ऑप्शन है ये नहीं आता है उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, तो यही आपका जो आंसर है हो जाएगा। इस बार देखिए, संविधान के विभिन्न भाग दिए हुए हैं, किस सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है ये बताया हुआ है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो भाग जो है आपका 4th ए, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, सही बात है। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज, ये भी बात ठीक है। भाग देखिए 9 के, द म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है, ये भी ठीक है, ए हो जाएगा। और भाग 9 पंचायत है, ये भी ठीक हो जाएगा, सभी ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा मामला नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, तो देखिए जो राम जेठमलानी मामला 2011 में हुआ था, उसमें देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर बातचीत हुई थी, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ये आपका 371 बी। कुछ अदर इंपॉर्टेंट, जैसे 371 ए किसके बारे में, नागालैंड के बारे में, 371 एच किसके बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और 371 बी ये असम के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1961 में पंचायतों और सहकारी समितियों पर एक कार्यदल गठित किया गया था। इस कार्यदल के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये बताना। ऑप्शन दिए गए हैं एम रामाकृष्णय्या, वी आर राव, के संथानम, एस टी मिश्रा। तो देखिए 1961 में पंचायतों और सहकारी समितियों पर जो कार्यदल गठित किया गया था, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एस टी मिश्रा, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिए कौन सी पंचायती राज संस्था मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, 3 टायर का पंचायती राज सिस्टम जनरली जो है लागू होता है, ठीक है। इसमें से देखिए मध्य प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत है, प्रखंड पंचायत है, जिला पंचायत है, लेकिन जो तालुका पंचायत है ये नहीं है, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 लोकल बॉडीज के देखिए अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है अधिसूचित क्षेत्रीय प्राधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी। अब प्रश्न इस बात पे पूछा गया है कि ये जो अधिसूचित क्षेत्रीय प्राधिकार है ये किस राज्य में है। जो 4 ऑप्शंस आपके सामने त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दिए हुए हैं। तो देखिए ये जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी है, तो बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। जो टाइप्स ऑफ लोकल जो हमारी बॉडीज होती है, अर्बन और रूरल, इनके बारे में पढ़िएगा। जो लक्ष्मीकांत की बुक है वहां पे बहुत डिटेल से दी गई है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी तो वीडियो हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और पॉलिटी पे फोकस हो जाएगा। अगर कभी हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो मैं आपको डिटेल में जो है चीजें बताऊंगी। अगर पॉलिटी पे आप एक वीडियो चाहते हैं, जिस तरह हमारे पापा वीडियोज होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी इस तरह का एक वीडियो अवेलेबल कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कौन से 2 राज्यों में, जो कि आपके ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश राजस्थान, केरल राजस्थान, आंध्र प्रदेश गुजरात, केरल और गुजरात, इन 2 राज्यों में लोकसभा की सीटों में संख्या समान है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट है 25, गुजरात में ये है 26, राजस्थान में 25 है, केरल में 20 है। तो आपने देखा राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में लोकसभा की सीटें 25-25 है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछा गया है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा विशेष अभिभाषण से संबंधित है।
ठीक है। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल 87 है वो स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट इससे रिलेटेड है, क्योंकि 87 यहाँ नहीं दिया गया है, तो जो ई है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। अनुच्छेद 76 ये भारत की न्यायवादी से संबंधित है, सही बात है। अनुच्छेद 67 ये उपराष्ट्रपति की पदावधि से रिलेटेड है, सही बात है। राष्ट्रपति का निर्वाचन ये देखिए अनुच्छेद 56 से संबंधित नहीं है, इस अनुच्छेद 54 से रिलेटेड है। लोकसभा की संरचना तो 81, सही बात है। यहाँ से जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कुछ आपको नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, उनकी लोकेशंस दी गई हैं, आपको सही मैच करना है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान ये देखिए हिमाचल प्रदेश में है। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है, इसीलिए जो डी है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 सही विकल्प का चयन करना है। कुछ टाइगर रिजर्व्स बाघ अभयारण्यों के बारे में आपको जो है दिया गया है, ठीक है। इसमें से देखिए अमराबाद बाघ रिजर्व ये है तेलंगाना में, ठीक है। उसके बाद नागजीरा बाघ जो अभयारण्य है ये देखिए महाराष्ट्र में है। दंपा जो टाइगर रिजर्व है ये देखिए मिजोरम में है, ठीक है। और मेलघाट जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो जो हैं ये आपके महाराष्ट्र में हो गए, ठीक है। एक आपका तेलंगाना में हो गया और एक आपका मिजोरम में हो गया। तो जो सही मैच कर रहा है वो कर रहा है महाराष्ट्र के साथ नागजीरा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस बार कुछ पक्षी अभयारण्य आपको बर्ड सैंक्चुरीज जो है दी गई हैं और आपसे जो है गलत विकल्प का चयन करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है देखिए गुजरात में। ओके, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? ये गुजरात में है। उसके बाद सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये गोवा में है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य ये देखिए झारखंड में है। रंगनाथ थिट्टू पक्षी अभयारण्य ये देखिए कर्नाटक में है, सही बात है। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? गलत पूछा गया है, ए हो जाएगा, क्योंकि खिजड़िया कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ऐसे करके पढ़ेंगे, ध्यान हो इससे याद हो जाएगा। फिर पूछा गया है कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड है? तो देखिए जो धरिया समिति है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ रामसर स्थल दिए गए हैं, उनकी अवस्थिति दी गई है, आपको बताना है कौन सा कहाँ पे है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? ये देखिए हरियाणा में है। होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में है। कांजलि आर्द्र भूमि ये पंजाब में है। और रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में है। सभी ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा विटामिन शरीर को भोजन से ऊर्जा निर्गमित करने में मदद करता है? देखिए विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक अम्ल भी कहते हैं, ये हेल्प करता है कि जो बॉडी है वो फूड से एनर्जी को रिलीज कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो B5 है यानी कि ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ विटामिन दिए गए हैं, उनके नेम दिए गए हैं। विटामिन B3 ये होता है नियासिन। विटामिन B6 पाइरोडॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद विटामिन B7 बायोटिन, ठीक बात है। विटामिन B9 तो फॉलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे सही कौन सा है? विटामिन B7 जिसको बायोटिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ बीमारियां दी गई हैं किसकी वजह से होती हैं। देखिए रेटिनोल की कमी से रतौंधी हो जाता है, ये बात ठीक है। उसके बाद देखिए जो थाइमिन होता है ये बेरी से संबंधित है। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये किससे संबंधित है? ये स्कर्वी से संबंधित है। और अगर कैल्सिफेरॉल की बात की जाए तो रिकेटस से संबंधित है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वो विब्रियो कामा की वजह से होता है। तो देखिए जो हैजा है वो विब्रियो कामा की वजह से होता है, ठीक है। फिर पूछा गया है कि देखिए कुछ आपको यहाँ पर दी गई हैं ऑप्शंस, इनको आपको मैच करना है और इसमें से जो है आपको सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंजा ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, है ना। तो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। टाइफाइड जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, सही बात है। कालाजार देखिए प्रोटोजोआ की वजह से होता है। एंसेफ्लाइटिस कृमि यानी कि वर्म की वजह से होता है। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा रोग है जो यार्सीनिया पेस्टिस नामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो देखिए यार्सीनिया जो पेस्टिस है, इस सूक्ष्म जीव की वजह से ब्लूबोनिक प्लेग ये हो जाता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेडियोधर्मिता इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी बैक्वेल, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फेराडे, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरिक जो रुडोल्फ हर्ट्ज है उन्होंने की थी। और परमाणु रिएक्टर जो है तो एनरिको फर्मी, यही सही है, ये आपका ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फोटोन, फोटोन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सही है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद प्रोटॉन तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, और परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। यहाँ पे देखिए ए आपका सही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ आपको देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, वो किस चीज को मेजर करते हैं आपको ये बताना है। गलत विकल्प का यहाँ पे चेंज है आपको करना है। पायरोमीटर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, वेरी हाई टेम्परेचर, सही बात है। मैनोमीटर, मैनोमीटर देखिए वायुमंडलीय दबाव को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में यूज होता है, ये भी ठीक है। हाइग्रोमीटर, तो देखिए हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन को दर्शाता है, जी नहीं। जो हाइग्रोस्कोप है, ध्यान रखिएगा बहुत ही ज्यादा मिनिमम डिफरेंस है। वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन यानी कि जो एटमॉस्फेरिक आपकी ह्यूमिडिटी है उसमें जो चेंज दिखाता है वो हाइग्रोस्कोप दिखाता है, ठीक है। रक्तदाब मापी, रक्तचाप को मापता है, सही बात है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन सी है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए सामान्य नाम दिए गए हैं और उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। आलू को देखिए सोलोनम ट्यूबरसम बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्याज को एलियन सेपा बोलते हैं, ठीक बात है। मूली को रफानस सेटिवस बोलते हैं, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। और जो बैंगन है इसको सोलनम मेलोगीना बोलते हैं। यहाँ पर जो सही मैच है वो केवल प्याज है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुकेमिस मेलो ये किस फल का वैज्ञानिक नाम है? तो देखिए मेलो से भी आप थोड़ा सा ना अंदाजा लगा सकते हैं। खरबूजा जो है आपका, है ना, जिसको मस्क मेलन भी बोलते हैं, वो कुकुमिस मेलो के नाम से साइंटिफिकली जाना जाता है। तो कई बार ना थोड़ा सा गैस लगा के भी आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 82 क्वेश्चन है आपका, विकल्प का चयन करें। टीयर गैस ये किस चीज से रिलेटेड है? तो क्लोरोपिक्रीन से, सही है। पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी ठीक है। फॉस्टीन कार्बोक्सिल क्लोराइड, ये भी ठीक है। पर्लेस पोटेशियम कार्बोनेट, ये सभी ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का आपको चयन करना है। पेनिसिलिन की बात अगर मैं आपके सामने करूं तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 84 की, तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हेनरी ग्रीनविच, ठीक है। क्लोरोफॉर्म सर जेम्स यंग सिम्पसन, सामने वाला ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो जोसेफ प्रिस्ले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सही पूछा गया है तो जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है, क्लोरोफॉर्म वाला, सर जेम्स यंग सिम्पसन, ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही विकल्प का देखिए चयन आपको करना है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, ये ठीक है। रेडियंट फ्लक्स, तो देखिए वॉट होता है। रेडियोधर्मिता बैक्रेल होता है, और ज्योतिधर्मिता कैंडेला, ठीक है। तो यहाँ से केवल आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वस्तु का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? देखिए धूल, मच्छर, प्रोटॉन, रेन ड्रॉप्स, इनके अगर किलोग्राम में द्रव्यमान में आपको बताऊं तो धूल होता है 7.5 इंटू 10⁻10 kg, मच्छर होता है 2.5 इंटू 10⁻6 kg, प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27, और रेन ड्रॉप जो होता है वो 3 इंटू 10⁻5 होता है। इन सबसे अगर आप देखें तो जो रेन ड्रॉप है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। 87 क्वेश्चन, तो देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण ये क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बदल देता है, सही बात है। भाप का इंजन, ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर थर्मोकपल, थर्मोकपल हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये भी ठीक है। गर्मी के लिए दोनों हाथों को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? गतिज ऊर्जा से तापीय ऊर्जा में इसका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, सभी ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार देखिए
कितनी तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? यानी कि जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक डाटा दिया है। तो देखिए 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मानव के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस माध्यम में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होती है? मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। तो देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है, ठीक है। ये अगर देखें और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही हम बात करें तो हाइड्रोजन में ये होती है करीब 1286 मीटर। वहीं हीलियम की बात करें तो 972 मीटर पर सेकंड, वायु की अगर बात करें तो 331 मीटर पर सेकंड और ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ से आंसर क्या है? ऑक्सीजन हो जाएगा। इस बार देखिए आपको गलत विकल्प का चयन करना है, दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है। तो देखिए दरअसल जो राडार और टेलीफोन होता है, ठीक है, तो राडार और टेलीफोन में दीर्घ नहीं लघु रेडियो तरंगे यूज होती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम रेडियो सक्रियता, इसमें गामा किरणें, ठीक है, ये भी सही है। औद्योगिक क्षेत्र में एक्सरे किरणों का काफी यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करना है तो पराबैंगनी विकिरण जो है यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे रडार और टेलीफोन के सामने दीर्घ तरंग लिखा है जबकि ये होती है आपकी लघु, यानी कि कौन सी, जो आपकी स्मॉल रेडियो वेव्स होती है वो होता है। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका वेग कितना होता है? तो ये 3 × 10⁸ होता है। तो यहाँ से सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस पदार्थ में विशिष्ट ऊष्मा जो है मात्रा में सबसे कम होती है? ठीक है, क्या पूछा गया है कि Which of the following substance has the lowest amount of specific heat? ये आपको कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में बताना है। तो देखिए पीतल की बात करें तो ये है 0.09, कार्बन की बात करें तो 0.17 है, 9 को मैं अच्छे से लिख देती हूँ। बर्फ की बात करें तो 0.50 है और अगर बालू की बात करें तो 0.20 है। यहाँ से क्लियर हो रहा है ए पीतल में सबसे कम जो है विशिष्ट ऊष्मा होती है। सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखिए क्वाइन मेटल, ये किस क्या है इसके अंदर? तांबा और निकल। उसके बाद देखिए बेल मेटल, ठीक है, क्या है? तांबा और टिन। इसके बाद देखिए शोल्डर मेटल, ठीक है, किससे है? टिन और लेड से। फिर स्टर्लिंग सिल्वर, किससे? सिल्वर और कॉपर से। तो सही पूछा गया है तो डी आपका ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए सही विकल्प का जो है चयन करना है, ठीक है। पोटेशियम तो सॉल्ट पीटर से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। कैल्शियम तो लाइमस्टोन, सही बात है। लेड तो गैलेना और तांबा तो मैल्काइट, ठीक है, ऐसा की कुछ बात की हुई है। यहाँ पर देखिए बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो कांच का गहरा नीला रंग आता है, पूछा गया है ये किसके कारण आता है? देखिए जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ना, उसकी वजह से कांच का नीला रंग आता है। तो यहाँ से जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में देखिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक हाउस बोट पर एक जलमग्न एटीएम की शुरुआत की है। दो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पहली बात तो जलमग्न एटीएम की शुरुआत किसने की है और दूसरी बात ये जलमग्न एटीएम की शुरुआत की कहां पर है? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक ने डल झील में इस तरह का एक आप कह सकते हैं एटीएम जो है फ्लोटिंग एटीएम है, ठीक है, फ्लोटिंग एटीएम है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, बोट में एटीएम है, इसकी जो है शुरुआत की है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक और डल झील इसका आंसर है। उसके बाद देखिए 97 कौन से राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को हाल ही में पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल थे, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, इनको अतिरिक्त प्रभाव जो है ये पंजाब और चंडीगढ़ का दिया गया है। 19 न्यूरोसर्जन बसंत कुमार मिश्रा को हाल ही में प्रतिष्ठित एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है जो हमारे ये न्यूरोसर्जन है डॉक्टर बसंत कुमार, ये किस राज्य से संबंधित है और ये जो अवार्ड मिला है ये कहाँ की एसोसिएशन से मिला है? तो ये देखिए उड़ीसा के न्यूरोसर्जन है और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन का अवार्ड जो है इनको मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 99 भारत में मरियप्पन थांगा
वेलु ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जो है जीता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो भारत के मरियप्पन थंगावेलु है, इनको रजत पदक मिला है और शरद कुमार को कांस्य पदक मिला है। उसके बाद पूछा गया है सैमी ग्रेवे ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है, किस देश से संबंधित है? ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, तो यहाँ से ए आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। असम कैबिनेट ने हाल ही में कौन से राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व के नाम के सामने से पूर्व राजीव गांधी जो हमारे थे प्रधानमंत्री, उनका नाम हटाने का फैसला किया है? देखिए असम का जो औरंग नेशनल पार्क था ना, उसका पूरा नाम राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। इन्होंने इसके नाम के सामने से राजीव गांधी नाम हटाने का फैसला किया है। यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मंत्री ने हाल ही में वाइब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आपको बताना मंत्री का नाम क्या था और कहाँ पे ऐप लॉन्च हुआ है? तो देखिए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में इस वाइब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से संबंधित है। बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी, सही बात है। पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, ये भी ठीक है। फिलिपीन के रॉबर्टो बेलोन, ये भी ठीक है। जो स्टीव मुंसी है, ये देखिए अमेरिका के हैं। इसके अलावा जो इंडोनेशिया के वॉच डॉग है, उनको भी अवार्ड जो है मिला है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टीव मुंसी अमेरिका के हैं। 103 क्वेश्चन। संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 3 देशों के अपने नए सदस्य देशों के रूप में जो है मंजूरी दी है। कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? देखिए जो संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश, इन तीनों को अपने नए सदस्यों के रूप में मान्यता दी है। तो फिलीपींस इसमें नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हिम तेंदुए को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाले क्रेन को नया राज्य पक्षी किसने घोषित किया है, आपको ये बताना है। तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसने हिम तेंदुए को अपना स्टेट एनिमल और काली गर्दन वाले क्रेन को अपना न्यू स्टेट बर्ड जो है घोषित किया है। तो यहाँ पे क्योंकि लद्दाख नहीं दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। देखिए फोटोग्राफर एल्जांद्रो प्रीतो ने हाल ही में बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। ये कहाँ के हैं? तो देखिए जो एल्जांद्रो प्रीतो है, ये मैक्सिकन है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूटान की सहायता प्राप्त मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को हाल ही में ब्रुनेल मेंडल से सम्मानित किया गया है। बताना यह है कि जो मंगदेछु जल विद्युत परियोजना है भूटान की, इसको किसकी सहायता प्राप्त है, कौन इसमें हेल्प कर रहा है? तो देखिए भारत इसका जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक ने, देखिए जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी, इसकी आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश जारी कर दिया है, तो इसलिए कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। होम इंटीरियर ब्रांड जिसका नाम है होमलेन, इसने हाल ही में किसी के साथ एक इक्विटी पार्टनर में जो है एक नई 3 साल की रणनीतिक साझेदारी जो है शेयर की है। तो ब्रांड एम्बेसडर उनको अपना बनाया है, वो कौन है? तो देखिए होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ इक्विटी पार्टनर और साथ में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 3 साल की रणनीतिक साझेदारी की है, तो महेंद्र सिंह धोनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस सरकार ने भारतीय एमएसएमई के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक, ठीक है, इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए जो हरियाणा सरकार है, उसने भारतीय जो एमएसएमई उत्पाद है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए वॉलमार्ट वृद्धि और हक दर्शक नामक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए। सी आंसर हो जाएगा। 110 है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में पीएम दक्ष नाम से एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? देखिए ऐसे पुअर पर्सन जो बिलोंग करते हैं ओबीसी से,
या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, या फिर डीनोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां जो होती है उससे। इन समुदायों से बिलोंग करने वाले जो पुअर गरीब लोग होते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सरकार इस दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर आई है। और इसका जो उद्घाटन किया है, अनावरण किया है, ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और एक दूसरे देश की नौसेना ने हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया था। दूसरी नौसेना किस देश की थी? तो ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात की थी, है ना। इन्होंने अबू धाबी के तट पर एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का जो है आयोजन किया, जिसको कहा जाता है जायद तलवार, और ये 7 अगस्त 2021 से हुआ था। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो योजना का नाम याद रखिएगा, क्या है? महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना। कौन पैसा दे रहा है? एशियाई विकास बैंक। कहां पर स्थित है ये मनीला में स्थित है। ये योजना किस लिए हो रही है? ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए और दूर दराज का जो एरिया है उसको बाजारों से जोड़ने के लिए। और कितने वित्त पोषण की इन्होंने बात की है? 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कम आय समूह के उद्यमियों को ऋण सुविधा देने के लिए ऐप आधारित एक डिजिटल ऋण मंच जिसका नाम है डिजिटल प्रयास, इसका अनावरण किया है। किसके द्वारा ये किया गया है? तो देखिए भारतीय लघु उद्योग के द्वारा जो कम आय वाले समूह के उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके एक तरीके से आप कह सकते हैं लोन देने के लिए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए, विश्व युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत का देखिए 122वां स्थान आया है। ठीक है, फिर दूसरी रैंक किसको मिली है? ये मिली है स्लोवेनिया को। फर्स्ट रैंक मिली है सिंगापुर को। थर्ड आया है नॉर्वे। यहाँ से जो हमारा आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सी हो जाएगा, मैंने डी पे मार्क कर दिया है। ये आप मान के चलेगा कि इसका 122वां स्थान है, स्लोवेनिया आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 116वां पूछा गया है कि हाल ही में शुष्क और अर्धशुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट ड्राफ्ट में भूमि पर बांस ओएसिस, ये किसने लॉन्च किया है? तो देखिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जो आपके ड्राई या सेमी ड्राई या एरिड या सेमी एरिड लैंड जोन्स होती हैं वहां पे बेम्बो ओएसिस नाम के इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है ताकि क्या है ग्रीन पैचेस बनाए जा सके। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। नेक्स्ट आ जाइए, सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो देखिए त्रिपुरा का नियुक्त किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत के गुजरात में अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है लॉन्च किया है। तो पहली बात तो किसने किया है और गुजरात में कहां पर किया है? तो देखिए अमेजन ने हाल ही में भारत के गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है लॉन्च किया है। तो ये नहीं दिया है, ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसमें मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम है, फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है और जो कि मूवेबल है, कहां पर है ये? तो ये क्रांतिवीरा संगोलीला रायना रेलवे स्टेशन, जिसको बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं, ये भारत का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। डी इसका आंसर हो जाएगा। इस बैंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन का दूसरा नाम भी ध्यान रखिएगा, क्रांतिवीरा संगोलिल रायणन रेलवे स्टेशन। ठीक है, 120 क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो है आयोजन करने का फैसला किया है? हरियाणा की राज्य सरकार जो है 2021 में खेलो यूथ इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करेगी। ठीक है, तो हरियाणा नहीं दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। देखिए सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है शेखपुरा है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? अगर हम एरिया वाइज देखें तो 13वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो तीसरा स्थान है। ठीक है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा प्रमुख लोक नृत्य मुख्य रूप से बिहार के भोजपुर क्षेत्र में जो है प्रचलित है? तो यह है लौंडा नृत्य। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गीत बिहार का एक प्रमुख गाथा गीत नहीं है? देखिए प्रमुख गाथा गीत कौन कौन से हैं? लोरी कायन, बिजमेल, दीना भद्री, है ना। लेकिन जो समदाउन है ये क्या है? एक प्रमुख संस्कार गीत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी जनजाति भारत में जो है भारत के बिहार में राज्य में निवास नहीं करती है? ठीक है, तो देखिए चेरो जनजाति, बिरहोर जनजाति और बैगा जनजाति, ये तीनों ही बिहार में जो है निवास करती है, लेकिन जो भूमिज जनजाति है, ठीक है, वो बिहार में निवास नहीं करती, यही इसका आंसर जो है हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो देखिए बिहार का मैप कुछ इस तरीके से बनकर आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल के साथ बॉर्डर करता है ना। इधर आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर करता है। कौन सा जिला आता है यहाँ पे? कटिहार जिला, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर भागलपुर जिला आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये झारखंड इससे बॉर्डर करता है और इधर देखिए यूपी आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पर झारखंड की बात करूं तो कौन कौन से जिले आते हैं? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हम अपना आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि गोपालगंज का नाम नहीं आया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 127वां, 21-22 में अनुमानित राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना है? तो ये देखिए 1.21% है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है तो ये ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी अगर मौजूदा कीमतों पर बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 19-20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि जो है यूज की गई है? तो देखिए ये की गई है 11% की, क्योंकि अगर हम बात करें जीएसडीपी मौजूदा मूल्यों पर कितना था, ये करीब 7,57,026 करोड़ रुपए अनुमानित है 21-22 के लिए, जबकि 19-20 में देखिए इसमें ये 11% जो है कम था, ठीक है। तो 11% की वृद्धि जो है की गई है, इतना बस आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संशोधित अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 में कुल व्यय बजट के अनुमान से 6% अधिक होने की उम्मीद है। ये जो 6% की उम्मीद है ये कितना अधिक है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 129, संशोधित अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 के कुल व्यय में बजट अनुमान से 6% अधिक होने की उम्मीद है और ये लगभग 13,697 करोड़ रुपए बैठता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 130, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल प्राप्तियां उधारियों के बिना की हम बात कर रहे हैं, ये बजट अनुमान से कितना कम रहने का अनुमान है? तो देखिए कुल प्राप्तियां अगर हम बोरोइंग्स को हटा दें तो ये करीब 9,684 करोड़ रुपए रहने के अनुमान है और 5% की देखिए इसमें गिरावट हुई है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सी है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार की जीएसडीपी स्थिर मूल्यों पर इसकी वृद्धि कितनी थी? ठीक है 19-20 में। तो देखिए 19-20 में बिहार की जीएसडीपी अगर स्थिर मूल्यों पे बात की जाए तो ये 10.5% थी, और अगर बात की जाए 2018-19 की, ठीक है, तो ये कितनी थी? ये करीब 9.3% थी। तो यहाँ से 10.5% जो है बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी थी? ठीक है, प्रति व्यक्ति आपको बताना है स्थिर मूल्यों पर। तो देखिए बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करें तो 34,413 रुपए है, और जो कि 18-19 की तुलना में 8.8% ज्यादा है। तो यहाँ से डी हमारा आंसर हो जाएगा। सब फैक्ट्स है, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि फैक्ट्स याद करने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास होता नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच हुआ, सभी आयु वर्ग में राज्य की बेरोजगारी दर कितनी थी? हमें आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार का था उसके हिसाब से बताना है। तो देखिए ये 10.2% थी, जबकि अगर देश की बात की जाए तो देश में लगभग 5.8% थी, और बिहार के कंटेक्स्ट में ये इससे काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10.2%। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 19-20 में अर्थव्यवस्था में कृषि और सेवा क्षेत्रों में कितने कितने का योगदान देखिए दिया है। तो तीन की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। तो देखिए एग्रीकल्चर ने 20% का, और मैन्युफैक्चरिंग ने भी 20% का, और सेवा क्षेत्र ने 60% का योगदान जो है दिया है। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार राज्य से स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया है? तो स्मार्ट सिटी योजना में कौन कौन से हैं? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। ठीक है, और इसके लिए हर शहर को 5 सालों में, 5 जो वित्तीय वर्ष होते हैं, 1000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं, यानी कि 1000 करोड़ इन 5 फाइनेंशियल ईयर। तो डी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। देखिए प्रश्न में ही उत्तर दे दिया गया है, नालंदा जिले का क्या है? राजगीर है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है तो आप मान सकते हैं ये आंसर हो जाएगा। हालांकि देखिए यह प्रश्न में इसका उत्तर छुपा हुआ है। 137 की बात करते हैं, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुछ महोत्सव दिए गए हैं, किस राज्य से संबंधित है बताना है। तो गुड़ी पड़वा महोत्सव महाराष्ट्र ठीक है, चुवांकुट महोत्सव मणिपुर ये भी ठीक है, दोष मोचे महोत्सव तो ये देखिए जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, और बिहुला महोत्सव तो हम जानते हैं बिहार। तो यहाँ से जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 138, किस संगठन का मुख्यालय देखिए स्विट्जरलैंड में नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बर्न स्विट्जरलैंड में। लेकिन जो खाद्य और कृषि संगठन है ये देखिए रोम इटली में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 139 क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन आपको करना है। 10 दिसंबर क्या होता है इस दिन? मानवाधिकार दिवस होता है, सही बात है। 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस होता है, 10 अगस्त को विश्व जैन ईंधन दिवस होता है, और 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सारे सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मेक इन इंडिया योजना शुरू की थी और ये योजना कब शुरू की गई थी? देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मेक इन इंडिया को शुरू किया था, और ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस की बारी आ जाती है, इनको घर पर बैठकर सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको उत्तर बता देती हूँ। 141 का आंसर होगा बी। इसके बाद 142 की बात करें तो इसका आंसर होगा सी। 143 प्रश्न की बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, 144 की बात करते हैं तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद आ जाइए 145 पर, तो 145 का आंसर जो है बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 146 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 147 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 148 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए 149 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 110 किलोमीटर। और जब 150 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 53 यानी कि बी। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आपको सच में आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद होगी। और इसी तरह पढ़ते रहिए, वीडियोस को रिवाइज जरूर कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए, क्योंकि 150 प्रश्न जो है आपको समझने हल करने जरूरी है। और सभी प्रश्नों में से ही तैयारी करने के बाद कुछ प्रश्न जो है एग्जाम में फिर हमारे सामने आ जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।